प्रिय छात्रों, सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर गौरी शंकर पासवान, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, केकेएम कॉलेज जमुई, मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर। बंधुओं, आज 20 मई को मैं बीए ऑनर्स पार्ट 2 पेपर 4 से आपको जिस विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उस विषय का हेडिंग है मणिकवादियों के आर्थिक विचार अथवा वाणिज्यवाद के प्रमुख सिद्धांत। बंधुओं, मणिकवादियों के आर्थिक विचारों पर व्याख्यान देने से पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि आखिर मणिकवाद है क्या। मणिकवाद एक ऐसी आर्थिक विचारधारा है जो व्यापार अथवा वाणिज्य को प्रधानता देती है। मणिकवाद से हमारा तात्पर्य उन आर्थिक विचारों से है जो 16वीं से 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यूरोप में प्रचलित थे। मणिकवाद को ब्रिटेन में व्यापारवाद, फ्रांस में कोलबर्टवाद, जर्मनी ऑस्ट्रेलिया में कैमरिलवाद के नाम से जाना जाता है। सोलहवीं से 18वीं शताब्दी के बीच यूरोप के अनेक राष्ट्रों जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी तथा इटली आदि में जो आर्थिक सिद्धांत तथा आर्थिक विचार प्रचलित थे, उसी को मर्केंटिलिज्म के नाम से जाना जाता है। ये आर्थिक विचार किसी व्यक्ति के नहीं होते थे और न तो किसी एक निश्चित दिशा और नीति के आधार पर ही निर्भर होते थे, बल्कि मणिकवाद अनेक देशों के अनेक व्यक्तियों के आर्थिक विचारों तथा सिद्धांतों का दूसरा नाम ही है। मणिकवादी विचारधारा का प्रादुर्भाव यद्यपि 16वीं सदी में हुआ था, लेकिन इसे सैद्धांतिक स्वरूप प्रदान करने का श्रेय इटालियन अर्थशास्त्री एंटोनियो सिरा को दिया जाता है। मणिकवाद के प्रमुख अर्थशास्त्रियों में विलियम पेटी, जीबी कोलबर्ट, जीन बोर्डिन, रिचर्ड कैंटिलन तथा टॉमस मन आदि का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, जिन्होंने इस विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वाणिज्यवादियों का प्रमुख उद्देश्य राज्य को शक्तिशाली बनाना था और राज्य के आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ बनाने के लिए उन्होंने धन संग्रह पर भी अधिक बल दिया था। उन्होंने जिन नीतियों और सिद्धांतों को विकसित किया था, वे चर्च के नियम के समान किसी एक सिद्धांत में निहित नहीं है। वाणिज्यवाद उन सिद्धांतों का उदय है जो दीर्घकाल तक विभिन्न देशों के राजनीतिज्ञों द्वारा व्यवहार में लाए गए हैं। मित्रों,
अब हम वणिकवादियों के प्रमुख आर्थिक विचारों पर चर्चा करेंगे। वणिकवादियों के सिद्धांत अथवा आर्थिक विचार निम्नलिखित हैं, जिसे अनेक शीर्षकों के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर 1, कीमती धातुओं और मुद्रा का महत्व। वणिकवादी राज्य को अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के पक्षधर थे। इसीलिए सोने चांदी को धन का सबसे उपयुक्त रूप मानते थे। उनके अनुसार कोई देश तभी उन्नत, समृद्ध और शक्तिशाली बन सकता है जब उसके पास बहुमूल्य धातुएं होंगी। उनका मानना था कि मोर गोल्ड, मोर वेल्थ एंड मोर पावर, यही उनका मूल सिद्धांत था। और साथ ही मनी इज ट्रेड ऑफ लाइफ ही वणिकवादियों के सिद्धांतों का मूल मंत्र था। उस समय समस्त आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य अधिकाधिक कीमती धातुओं तथा मुद्रा को एकत्र करना था। इस संदर्भ में थॉमस मन ने कहा है कि जिन राष्ट्रों के पास अपनी खदानें नहीं हैं, उनको स्वर्ण और चांदी प्राप्त करके धनवान बनना चाहिए, अमीर बनना चाहिए। ऑल नेशन हु हैव नो माइंड्स ऑफ देयर ओन आर enriched with gold and silver by one of the some means. नंबर 2, विदेशी व्यापार। वणिकवादियों के दृष्टिकोण में व्यापार का विशेष महत्व रहा है। देश में सोना, चांदी और कीमती धातुओं को प्राप्त करने के लिए वणिकवादी विदेशी व्यापार को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे। वाणिज्यवादियों के मुताबिक जिन देशों में स्वर्ण रजत की खानें नहीं हैं, ऐसे देशों को विदेशी व्यापार के माध्यम से सोने चांदी प्राप्त करने चाहिए। उनके अनुसार कोई राष्ट्र विदेशी मुद्रा उसी अवस्था में प्राप्त कर सकता है जब वह विदेशों में अधिक निर्यात और कम आयात करे। इस प्रकार हम देखते हैं कि वणिकवादी विचारकों के द्वारा विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दिया गया था। नंबर 3, जनसंख्या संबंधी विचार। वणिकवादी विचारक जनसंख्या वृद्धि के समर्थक थे। उनके अनुसार जनसंख्या वृद्धि आवश्यक है। इसके 2 कारण हैं। प्रथम यह कि इससे सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं। दूसरा यह कि सैनिकों की उपलब्धता अधिक होती है। जनसंख्या वृद्धि की महत्ता को बताते हुए एस.जे. चाइल्ड ने कहा है कि जनसंख्या घनिष्ठता एवं अच्छे कानून से ही देश समृद्धशाली बनता है। जैसा कि विलियम पैटी ने श्रम शक्ति को राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक माना है। उनका कहना है कि श्रम शक्ति का पिता और सक्रिय साधन है, जबकि भूमि उसकी माता है। जनता ही किसी देश की शक्ति होती है। श्रम की कुशलता में वृद्धि करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण का सुझाव भी वणिकवादियों ने दिया था।
नंबर 4, ब्याज का सिद्धांत। बणिकवादी विचारकों ने अपने सिद्धांत में ब्याज को भी बहुत ही महत्व प्रदान किया है। हालांकि ब्याज एवं उसकी दर को लेकर बणिकवादियों में एकरूपता नहीं थी। प्रमुख बणिकवादी विचारक टॉमस मन ने स्पष्ट रूप में कहा है कि ब्याज लेना अथवा देना उचित है तथा द्रव्य को ऋण स्वरूप देने से छोटे छोटे व्यापारी प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हैं। उनके अनुसार ब्याज की दर औद्योगिक दशाओं का कारण है, परिणाम नहीं। थॉमस के अनुसार ब्याज की निम्न दर व्यापारियों को व्यापार क्षेत्र में साहसपूर्वक प्रविष्टि होने के लिए प्रोत्साहित करती है। नंबर 5, उत्पत्ति के साधनों संबंधी विचार। यद्यपि बणिकवादियों ने उत्पादन के साधन के प्रकारों को स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन अपने सिद्धांतों में और विचारों में भूमि तथा श्रम को सक्रिय तथा अत्याज्य साधन माना है। बणिकवादी कृषि को मौसमी युवा समझते थे और मानते थे कि यह अनुत्पादक है, क्योंकि कृषि मौसम पर निर्भर करती है तथा मौसम के प्रतिकूल होने पर हानि ही हानि पहुंचती है। बणिकवादियों के शब्दों में श्रम उद्योग जगत में लाभ प्रदान करता है। उन्होंने श्रम को उत्पादक तथा अनुत्पादक 2 वर्गों में विभक्त किया था। जोसिया चाइल्ड ने व्यापारी, शिल्पकार, कृषक को उत्पादक वर्ग कहा है, क्योंकि ये अध्ययन परिश्रम के द्वारा विदेशों से धन अपने देश लाते हैं। उन्होंने वकील, अध्यापक, प्रोफेसर, दुकानदारों को अनुत्पादक वर्ग कहा है, चूँकि ये देश में ही संपत्ति को एक के पास से दूसरे के पास हस्तांतरित करते हैं। नंबर 6, करारोपण संबंधी विचार। बणिकवादी करारोपण के समर्थक थे। उनका कहना था कि प्रत्येक वर्ग के नागरिक से कर उतना ही प्राप्त करना चाहिए जितनी मात्रा में वह राज्य से सुविधाएं प्राप्त करता है। उनके अनुसार व्यक्तियों से उनके खर्चों के अनुपात में ही कर वसूल करना न्यायोचित होगा। उत्पादन कर अधिक मात्रा में लिया जाना चाहिए, जबकि आयात निर्यात कर सीमित मात्रा में लेना चाहिए। ब्याज पर भी कर वसूला जाना चाहिए। कर प्रणाली में समानता पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। बंधुओं, अब हम ये देखेंगे कि बणिकवाद का किस प्रकार से आलोचकों ने आलोचना किया है। हम अभी तक जितने भी बणिकवादियों के आर्थिक विचारों पर प्रकाश डाला है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि उनके विचार अर्थव्यवस्था पर आधारित थे, जो जनता के लिए नेक और कल्याणकारी थे। फिर भी विचारों की कट्टू आलोचनाएं भी की गई हैं, जैसे बहुमूल्य पदार्थों को अनावश्यक महत्व देना। बणिकवादियों ने स्वर्ण, रजत आदि बहुमूल्य पदार्थों को अनावश्यक रूप से अनुचित महत्व प्रदान किया है। नंबर 2, अनुकूल व्यापार संतुलन को विशेष महत्व देना। वाणिज्यवादियों ने विदेशी व्यापार पर बहुत जोर दिया है और माल का निर्यात अधिक और आयात कम करने पर खासा बल दिया है। उनकी यह सोच मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि एक देश अपनी आयात को कम करने के लिए प्रतिबंध लगाएगा
तब दूसरे देश को हानि होगा। वणिकवादियों की यह धारणा भी गलत थी कि विनिमय से या विदेशी व्यापार से केवल एक पक्ष को हानि तो दूसरे पक्ष को लाभ होता है, जबकि वास्तविकता यह है कि विनिमय से दोनों पक्षों को लाभ पहुंचता है। नंबर 3, व्यापार को आवश्यकता से अधिक महत्व प्रदान करना। वणिकवादियों के सिद्धांतों या विचारों का एक दोष यह भी है कि उन्होंने व्यापार को इतना अधिक महत्व दिया कि कृषि उद्योग का क्षेत्र गौण हो गया। इस प्रकार वणिकवाद उपर्युक्त सिद्धांतों, उपर्युक्त विचारों के कारण आलोचकों के लिए प्रशंसा और भर्त्सना दोनों का पात्र बना हुआ है। लेकिन यदि उस काल की परिस्थितियों पर सरसरी निगाह से देखा जाए तो उनकी नीति एवं सिद्धांतों का विश्लेषण जो है बहुत ही उस परिस्थिति के अनुसार अनुकूल था। स्कॉट के शब्दों में वणिकवाद के जन्म के समय की परिस्थिति, समस्याओं, विचारधाराओं पर यदि हम विहंगम दृष्टि डालते हैं तो उस प्रणाली में दोष निकालना असंभव तो नहीं किंतु कठिन अवश्य है। हम कह सकते हैं कि आर्थिक विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करने में वणिकवादियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आधुनिक अर्थशास्त्री जेम किन्स ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वणिकवादी सिद्धांतों के महत्वपूर्ण सत्य को ढूंढने का प्रयत्न होना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि वणिकवाद में आज दोष अवश्य हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जिन परिस्थितियों में उनका जन्म और विकास हुआ था वे सर्वथा अनुकूल थे। इस प्रकार हम अंत में निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि आर्थिक विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करने में वणिकवादियों का विशेष योगदान रहा है। 1776 में अर्थशास्त्र के जन्मदाता एडम स्मिथ ने जिन आर्थिक सिद्धांतों का उल्लेख अपनी सबसे लोकप्रिय पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में किया है, उसका बीजारोपण वणिकवादी विचारकों ने 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी की अवधियों में ही कर चुके थे। अब मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ, अपना व्याख्यान यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ तब तक के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।